नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था हम देखेंगे और ये पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का आशा ये हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओई एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही ये देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पीट 2025 के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था इन राज्य व्यवस्था को इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। और ये लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और इस पर जो है यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो है दो महत्वपूर्ण जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपीपीएससी यानी यूपीपीएससी की परीक्षाओं में आरओ अपर पीटी के लिए जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पर भी माइंड मैप के लेक्चर बाकी चैनल को अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सारे लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी अपलोड करा दिए गए हैं सारे लेक्चर को। इसके अलावा देखें इंडियन हिस्ट्री में भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बाकी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और यह देखें तो माइंड मैप पर आधारित नोट्स में तीसरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है और इसमें राज्य व्यवस्था माइंड मैप पर आधारित भारतीय राज्य व्यवस्था को हम देखने जा रहे हैं। इसमें इंडेक्स को देखें, इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें ध्यान दें कि इसमें कुल इंडेक्स मिलाकर दिए गए हैं 15 टॉपिक दिए गए। इस सारे टॉपिक में यहाँ पर लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे एग्जाम से पूर्व यानी 27 जुलाई 2025 से पूर्व, जिस दिन देखें 27 जुलाई को जो है आरओई एग्जाम 2025 की पीटी एग्जाम प्रस्तावित है। तो इसके टॉपिक का एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक में दिया गया। तो इसमें पहले टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं प्रक्रिया तथा स्रोत के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरी टॉपिक संविधान की अनुसूची एवं भाग है। तीसरा इसका जो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक है। चौथा देशी रियासतों का विलय, संघ व राज्य क्षेत्र है। पांचवा प्रस्तावना व नागरिकता है। छठा मूल अधिकार और डीपीएसपी और कर्तव्य है। सातवें संसदीय व्यवस्था संघीय कार्यपालिका है। आठवें में वरीयता क्रम एवं संसद है। 9वें में राज्य कार्यपालिका। 10वें में पंचायती नगर पालिका। 11वें में केंद्र राज्य संबंध आपातकाल। 12वें में संवैधानिक संस्थाएं। 13वें में गैर संवैधानिक संस्थाएं। 14वें में संविधान संशोधन और 15वें में न्यायपालिका है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखें इसके नोट्स के माध्यम से उसको कवर करते हैं। तो देखें भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाया जा चुका है। आप इस चैनल पर जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। यानी वीडियो को जो यानी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो पहला लेक्चर से बनाया जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इसके पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण रखते हुए इसकी जानकारी को एक बार पुनः यानी नोट्स को आप देख सकते हैं। तो यह जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। यहाँ पर एक गहन दृष्टि के रूप में इसको आप नोट्स के तौर पर देख सकते हैं। इसमें देखें कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट यहाँ दिए गए हैं। ताज के शासन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण एक्ट इसमें दिए गए हैं। हमने पहला एक्ट जो है संवैधानिक विकास के क्रम में 17 रेगुलेटरी एक्ट को देख लिया। इसके उद्देश्य क्या थे और ये कब कैसे और इसके मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बातें क्या शामिल थी, सारी जानकारी इसमें निहित है इसके नोट्स में। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है, यानी ये देखें तो उसके 8 साल बाद आता है। और इसमें सुधार अमेंडमेंट एक्ट है, यानी ये खामियों को दूर करने के लिए लाने का उद्देश्य देखा जा सकता है। और ये सारी जानकारी यानी इसमें डिक्लेरेटरी एक्ट या अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है 1781 के एक्ट को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसकी मुख्य बातें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी उसके खामियों को सुधार करने के नाम पर ही आता है। इसमें उस दौरान ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री विलियम पिट था, और जबकि जब इसका संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया चालू हुई थी तब हमने देखा था कि जब पीएम था उस दौरान इंग्लैंड का लॉर्ड नॉर्थ था। तो ये सारी बातें जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। तो इसको आप 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को भी देख सकते हैं। इसके बाद 1786 का अधिनियम को भी देखा जा सकता है। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, ये देखें तो 20 साल बाद आता है। बीच में जितने भी अधिनियम या जितने भी सेटलमेंट एक्ट आते हैं वो 1773 के एक्ट के सुधार किए खामियों को दूर करने के लिए। लेकिन ये 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब आदेश पत्र, पहला आदेश पत्र था
जो कि 1773 के रेवेन्यू एक्ट के 20 साल बाद आता है, तो इसको भी हमने देख लिया है। इसके 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आएगा, यानी यहाँ देख सकते हैं इसमें भी हमने चर्चा कर लिया है 1813 का चार्टर एक्ट की मुख्य बातें, और ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है, तो इसको आप देख सकते हैं। बल्कि यहीं से शुरू करना है, सॉरी हमने देखा था जो पहला चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट देखा था, दूसरा चार्टर एक्ट इसको देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट को इस लेक्चर से शुरू करते हैं, जो कि कंपनी के अधीन जो है भारत के संवैधानिक विकास की जो गाथा है वो शुरू होती है। इसमें हमने देख लिया था ऊपर ही। यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट, यानी कंपनी के शासन के अंदर प्रमुख एक्ट में हमने पहला देख लिया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट वो देखा। इसके बाद ये देखें तो इसमें 3 सुधारात्मक एक्ट आते हैं। इसके बाद 20 साल बाद का चार्टर एक्ट, पहला चार्टर, इसके 20 साल बाद दूसरा चार्टर एक्ट, इसके 20 साल बाद जो होता है तीसरा, और आखिरी में जो है कंपनी शासन के प्रमुख के अंतर्गत जो चार्टर एक्ट 1853 का आता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं 1893 के चार्टर एक्ट को देख लिया है। इसके बाद देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट को इस लेक्चर में देखते हैं, यानी इसके अंतर्गत हमें 3 चार्टर एक्ट से इसे हमने ये जो है देख लिया है पूर्व के लेक्चर में। चलिए देखते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से ये ध्यान देना है। इसमें देखें तो इसने कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्ष हेतु नवीनीकृत कर दिया है, जैसा कि पूर्व में होता था ऐसा इसमें भी हुआ। इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया, यानी इसमें पहली बार इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार क्या किया, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। इस ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है, यानी 1813 का जो आदेश पत्र है उससे ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 यानी 1813 के नाम से भी जानते हैं। इसकी मुख्य बातें, मेन पॉइंट को इसमें देखते हैं। तो भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी भारत में जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन यानी द पीपुल ऑफ चाइना, जो चाइना देश है, यानी चीन जो देश है, चीन एवं चाय के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी कंपनी जो है चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, और चाय पर भी एकाधिकार था कंपनी का, यानी जो है चीन के साथ व्यापार करने में और चाय के साथ व्यापार करने में कंपनी का एकाधिकार अभी बना रहा, बकिया शेष पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कुछ सीमाओं के साथ अब सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे, यानी कुछ इसमें लिमिटेशन दिया गया था, कुछ सीमा बना दी गई थी। अब सभी ब्रिटिश व्यापारी, इससे पहले हमने देखा था जो शुरुआती दौर में जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ के समय में, उस दौरान भारत का जो मुगल सम्राट अकबर द ग्रेट का शासन होता है, तो उस दौरान जब इसका स्थापना होती है तो 217 इसमें साझेदार या शेयरधारक होते हैं, और ये कंपनी जो निरंतर चलती रहती है। और 1757 के प्लासी का युद्ध, बल्कि षड्यंत्र कर सकते हैं, इस षड्यंत्र के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बनता है, और उसी क्रम में 6 बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है और 6 बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। छठा जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स और वहीं जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनता है। तो इसके बाद ये प्रावधान जो संवैधानिक विकास की जो कंपनी के दिन जो प्रशासन में सुधार के क्रम चलते हैं उसमें ध्यान दें। कुछ सीमाओं के साथ अब सभी ब्रिटिश व्यापारी यानी जो ब्रिटेन के व्यापारी थे अब भारत में व्यापार कर सकते थे, इससे पहले नियम नहीं था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार को अनुमति मिली। जो ईसाई मिशनरियाँ थे वह अपने धर्म प्रचार के लिए भारत में आ सकते थे, यानी धार्मिक और नैतिक सुधार की अनुमति दिया गया भारत में आने के लिए। शिक्षा में सुधार तो 1 लाख का अनुदान, ये अक्सर एग्जाम पूछता है कि शिक्षा में सुधार है तो 1 लाख का अनुदान किस एक्ट या चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट या ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 में शिक्षा में सुधार है तो 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई, यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जो थे उसमें पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत इसी एक्ट के तहत शुरुआत की गई। कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व सहित वाणिज्यिक लाभ पर नियंत्रण करते हुए इन खातों को पृथक रखने का प्रावधान कंपनी का लाभांश 5% निर्धारित किया गया, यानी कंपनी का जो क्षेत्रीय राजस्व था सहित वाणिज्यिक लाभ पर नियंत्रण करते हुए इन खातों को पृथक करने का प्रावधान इस एक्ट के द्वारा किया गया। भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली, यानी जो
यानी ब्रिटिश अधीन जो भारत था उसमें स्थानीय जो सरकार थी उसमें व्यक्तियों पर ध्यान देना, व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली थी, यानी पर्सन पर टैक्स लगाना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी जो तीनों प्रेसिडेंसी थी जिसमें मुख्य कलकत्ता थे, यहीं का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कंपनी के अधीन जो शासन की शुरुआत हुई 1773 क्लीवेलैंड एक्ट में, और पहला वारेन हेस्टिंग्स बना था। और जो है कुल मिलाकर देखें भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यानी कलकत्ता यानी जो था उसके गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 9 लोगों ने सेवा दिया था। और उसके बाद आके हम देखेंगे कि जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है वो 1833 के एक्ट के द्वारा बनता है। उसमें जो बनता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है, और 7 लोग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं देते हैं। तो आगे की प्रक्रिया उसमें हम शुरू करेंगे। तो इसमें यह है कि बम्बई यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी ब्रिटिश संसद जब तक अनुमोदन नहीं करेगी तब तो वो कानून नहीं रह जाएंगे, जब भले वो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए हों। अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ से जो होती है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और 7 लोग ऐसे बने थे। यानी 6 लोग जो बंगाल के गवर्नर के रूप में सेवाएं दिए, और 9 लोग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के, और 7 लोग जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, और 17 लोग जो है भारत के वायसराय के रूप में। फिर 1935 का जो आता शासन अधिनियम आता उसमें जो है वायसराय के पद को पुनः समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद 3 जो है गवर्नर जनरल, यानी पुनः वायसराय के बाद गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 3 जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनते और 1 भारतीय गवर्नर जनरल बनते स्वतंत्रता के बाद। तो आगे हम इस कड़ी को मेन रूप से सम्मिलित करेंगे, हालांकि हिस्ट्री में इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखें, ध्यान दें तो ये 1833 चार्टर एक्ट है, इससे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। एग्जाम दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेंट हेलेना अधिनियम क्या है। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट, ये आदेश पत्र, चार्टर मतलब आदेश पत्र है। मुख्य बातें इसमें क्या है हम देखते हैं। यह एक्ट इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। उसी दौरान देखें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, और उसी के समय 1833 का चार्टर एक्ट आया था। चलिए इसमें देखते हैं। तो यह आपका है, इसने यानी इस एक्ट के दौरान क्या प्रावधान इसमें किए गए थे। तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। यानी इसके द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी वह व्यापार करने वाली अब कंपनी नहीं रह गई, बल्कि उसे विशुद्ध रूप से क्या बना, प्रशासनिक यानी प्रशासन करने वाली इकाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया गया। किसके द्वारा यह ध्यान देना है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा या आदेश पत्र द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक था भारत का गवर्नर जनरल, और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी यही था। एक्ट के तहत पहली बार सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पूर्ण नियंत्रण हो गया। इन एक्ट के द्वारा से पहली बार जो सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था उस पर पूर्ण टोटल कंट्रोल हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को समूचे ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको समूचे ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले। वहीं मद्रास, बम्बई के गवर्नरों के विधायिका शक्ति को समाप्त कर दिया गया। यानी इससे पूर्व जो 3 प्रेसिडेंसी थे उसमें कलकत्ता का तो अभी शामिल था, लेकिन इसमें कलकत्ता को बल्कि अब भारत के रूप में हो गया, क्योंकि कलकत्ता गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल हो गया। उसी के दौरान देखें तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे विधायिका यानी जो नियम बनाने की शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध स्वरूप समाप्त कर दिया गया। हालांकि शुरुआत हुई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी उसका विरोध हुआ था, जिसके कारण इसको समाप्त कर दिया गया था। और कहा गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्म के स्थान पर किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। ये भी प्रावधान, ये दोनों प्रावधान शामिल थे, लेकिन ये लागू नहीं किए गए। ध्यान देना इस चीज़ को। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सहित की नियुक्ति, यानी जो विधि सदस्य था उसकी नियुक्ति की गई, लॉ मेंबर की पोस्ट किया गया। और देखें मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले जो था वो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बना। इसमें कुल 4 सदस्य थे।
शिक्षा में ड्रेन थ्योरी की शुरुआत यहीं से होती है। इसी एक्ट से भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। बेंटिंक ने किया, यानी भारत में जो दास प्रथा थी उसको विधि के विरुद्ध यानी इलीगल घोषित कर दिया गया है। और कौन किया? तो यही जो भारत का गवर्नर जनरल बना बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बेंटिंक बना उसने ऐसा किया। उसी के समय ये हुआ। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक बजट तैयार करने का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण देश हेतु एक बजट तैयार करने का अधिकार मिला। सती प्रथा दास प्रथा समाप्ति इसी प्रावधान के द्वारा की, यानी सती प्रथा जो थी यानी पति के मरने के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको जिंदा पति की चिता पर जलाने की जो प्रथा थी वो सती प्रथा थी। और दास प्रथा को इसी प्रावधान के तहत हटा दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। हमने देखा था कि जो सती प्रथा का समाप्त करने में भारत के जो अग्र जागरण के जो दूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी, उनके प्रयासों से ये सती प्रथा समाप्त किया गया था भारत में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, था ज़्यादा विस्तार हो जाएगा ये। तो इसमें देखते हैं अगला एक्ट जो इसके 20 साल बाद आता है उसमें देखें तो 1853 का चार्टर एक्ट है। ये कंपनी के शासन के जो विकास क्रम में आखिरी एक्ट है। 1853 का चार्टर एक्ट या आदेश पत्र, यानी कंपनी के शासन के अंतर्गत जो प्रशासन में सुधार किया गया वो 1853 के चार्टर एक्ट आखिरी एक्ट है। 1852 में सेलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया। यह एक्ट भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक था, यानी एक्ट ध्यान रखना है भारत में संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत का प्रतीक सिंबल था 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को लाने के दो कारण थे, यानी इसके दो कारण क्या थे? राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा एवं बॉम्बे और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव, यानी इसमें दो एसोसिएशन बन गए थे उस दौरान, बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव समूह भी कार्य कर रहा था, जैसा कि दबाव समूह कार्य करता है। उसमें राजा राम मोहन राय जी की इंग्लैंड यात्रा उसी दौरान हुई थी। इस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, यानी राज्य की हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत इससे संबंधित है। तो डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था इस दौरान 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया था। तो इसकी मुख्य बातों को शामिल कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल में जो की परिषद थे उसके विधायी यानी कानून बनाना और प्रशासन कार्य यानी एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। छह विधान पार्षद की नियुक्ति कर भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ 6 विधान पार्षद की नियुक्ति करके। इसने छोटी संसद की भांति कार्य किया, यानी छोटी संसद यानी स्मॉल पार्लियामेंट की तरह कार्य किया। कौन? भारतीय विधान परिषद का गठन यह जो है छोटी संसद की तरह कार्य किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों से 24 से घटाकर 18 कर दिया, यानी 6 की कमी कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो द्वैत शासन के शुरुआती दौर में ही कर दिया गया था सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। उसको जो है जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में संख्या जो 24 बढ़कर हो गई तो उसको घटाकर इसमें 6 कमी करके 18 कर दिया गया। कंपनी के उच्च पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। ध्यान देना, प्रतियोगी परीक्षा जो है कंपनी के उच्च पद थे उसमें प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर बने, तो 1854 में मैकाले समिति का गठन किया। कौन समिति? मैकाले समिति। सिविल सेवा भारतीयों की नियुक्ति शुरू हुई इस एक्ट द्वारा। कंपनी से लेकर भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश राज के कब्जे में रूपांतरित करने की शुरुआत, हालांकि निश्चित सीमा निर्धारण नहीं की गई थी, यानी भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश राज के कब्जे में रूपांतरित होने की शुरुआत हो गए थे, यानी भारतीय जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश राज कब्जे के रूप में रूपांतरित हो गए थे। ये इसी एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू हुआ, यानी पहली बार ये नोट करना है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरुआत की गई थी। इसके लिए 6 नए सदस्यों से 4 को, यानी इसमें 6 जो थे नए सदस्य थे जिसमें 4 को बंगाल, मद्रास, मुंबई, बल्कि उस दौरान बम्बई था, और आगरा के प्रांतीय सरकार द्वारा चुना जाना था। यानी इसके लिए 6 नए सदस्यों की जो, यानी पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। इसमें स्थानीय लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसके लिए 6 नए सदस्यों में 4 को कहाँ से लिया गया था? बंगाल से,
यानी 3 तो प्रेसिडेंसियाँ ही थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई, साथ में आगरा प्रेसिडेंसी यानी उत्तर प्रदेश से ये शामिल। आगरा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना इसी दौरान हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लॉर्ड डलहौजी का समय। तो लॉर्ड डलहौजी को हमने जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इतिहास में समझा था, वहाँ संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ हम इसको जो नोट्स में वहीं तक इसको सीमित करते हैं, तो ज़्यादा विस्तार होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद देखते हैं ताज के अधीन जो भारत का संवैधानिक विकास होता है, उसमें देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। ये याद रखना है कि जैसे देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, शुरुआत यहीं से होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसके बाद 1858 का जो है भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें 2 बातें शामिल हैं कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर यानी बंगाल के जो 6 गवर्नर हुए थे, उसमें प्रथम लॉर्ड क्लाइव था और आखिरी 6ठा वारेन हेस्टिंग्स था। और यही वारेन हेस्टिंग्स जो है इस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट की मुख्य बातें हैं। इसमें ध्यान दें कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। इसके बाद 1858 का जो है भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें भी देखें तो लॉर्ड कैनिंग इस दौरान होता है। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनता है। तो यानी देखें 1857 की क्रांति के बाद ये घटना होती है। 1857 की क्रांति के बाद तो लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय के रूप में भी कार्य करता है और भारत के गवर्नर यानी वो 1 वर्ष तक, लगभग 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक जो देखें तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, तो क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, तो वह वायसराय के रूप में सेवाएं देता है, यानी प्रथम वायसराय बनता है। कुल मिलाकर देखें तो 18 जो है बल्कि 17 वायसराय बनते हैं 1935 तक। 1935 एक्ट आता है, तो फिर वायसराय के पद को समाप्त करके पुनः उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और गवर्नर जनरल जो 3 ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनते हैं और एक भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद श्री राजगोपालाचारी जी बनते हैं। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। अब यहाँ पर हम जो है ताज के अधीन जो संवैधानिक विकास होता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।